नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। आज 16 दिसंबर है, यानी आज का दिन इतिहास के उन काले अक्षरों में दर्ज है जब दिल्ली की एक मासूम बेटी को बड़ी ही बेरहमी से उसके साथ रेप को अंजाम दिया गया और गैंग रेप के बाद उसे इतनी यातनाएं दी गई कि वो दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाई और आखिरकार निर्भया ने दम तोड़ दिया। वो तारीख है 16 दिसंबर। आज वो तारीख है जिस काली रातों में उस निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप को अंजाम दिया गया था। वो रात जो आज भी बिलख रही है, वो तारीख है आज जब उसकी मां आज भी उन काले सपनों को याद करके रोती है, बिलखती है अपनी बेटी निर्भया के लिए। निर्भया को याद करती है, जाहिर सी बात है, लेकिन आप बता दें कि 16 दिसंबर वो तारीख थी जब हमने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इस दिन को गर्व के लिए इस्तेमाल किया जाता था, गर्व के लिए याद किया जाता था, लेकिन 16 दिसंबर 2012 के बाद ये तारीख जैसे हर हिंदुस्तानी के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो गई, क्योंकि 16 दिसंबर को अब शायद भूला नहीं जा सकता, क्योंकि हैवानियत की बलि चढ़ी थी देश की एक मासूम बेटी निर्भया। 23 साल की निर्भया जो दिल्ली की सड़कों पर आम जनता की तरह वो भी घूमने निकली थी। वो अपने दोस्त के साथ एक डिस्टेंस पे, एक कहें तो शाम को घूमने फिरने के लिए निकली थी, जब कुछ दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की अंजाम दे दी। उस हैवानियत को इस तरीके से किया कि आज भी जब उन बातों को याद किया जाता है, उन चीजों को महसूस किया जाता है, तो रूहें खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल रूह कपकपा देने वाली ये घटना थी, क्योंकि 16 दिसंबर की वो रात, यही सर्दी, ऐसा ही ठिठुरता मौसम, वही सर्दियों की चिलचिलाती हुई रात, और उसी रात में एक बेटी के साथ उस हैवानियत की बात आज भी डराती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किस हैवानियत से उन दरिंदों ने उसके साथ ये सब किया कि निर्भया जिंदगी को अपनी जंग लड़ती रही, कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, एक एक सांस के लिए जंग लड़ती रही, और आखिरकार इतनी टूट गई, इतनी ज्यादा गंभीर चोटें आई कि वो उसने सरेंडर कर दिया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। बात सबसे बड़ी ये आती है कि हम आपको अब ये बताना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था। नैतिक जी, क्या सवाल आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, अपनी देश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि उस काली रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जो हमेशा के लिए 16 दिसंबर एक काले अक्षरों में दर्ज हो गई? गौरव, मीडिया में आए हुए कई बरस हो चुके हैं और उन बरसों में वो 16 दिसंबर 2012 भी आता है। उस दौरान आप दिल्ली में थे, दिल्ली की सड़कों पर थे, आपने दिल्ली के उस माहौल को देखा है जब लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए थे देश की बेटी निर्भया के लिए। वो दौर, वो आपने वो चीजें देखी हैं, वो चीजें आपने महसूस की हैं बाकायदे फील्ड पे रहकर। क्या आप अपने अनुभव को हमारे देश की जनता के साथ शेयर करें? बिल्कुल नैतिक, जब ये घटना घटी तो अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल था। एक छोटी सी हेडलाइन देखने को मिली थी कि रात को एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है दिल्ली के इस वसंत कुंज इलाके में, लेकिन और ये भी कहा गया था उसमें चलती बस में हुआ, वो चार्टर्ड बस थी। लेकिन एक दो दिन बाद जब ये मुद्दा राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा में राज्यसभा सांसद जया बच्चन बिलख बिलख कर रोने लगी। उन्होंने सभापति से कहा कि कुछ करिए, कानून बनाइए, कानून में बदलाव कीजिए, बेटियां कब तक हैवानों की बलि चढ़ेंगी। ये हिला देने वाला था। टीवी पर जैसे ये विजुअल चले, जया बच्चन को देश ने रोते हुए देखा तो एक अंदर से आत्मा झकझोर गई कि आज जया बच्चन रो रही हैं, किसके लिए रो रही हैं, ये आंसू किसके लिए हैं। उधर लोकसभा में सुषमा स्वराज की आंखों में आंसू थे, जो उस वक्त विपक्ष की बड़ी नेता थी। उन्होंने भी सरकार से ये बहुत आक्रोशित वे में कहा कि आप कुछ कीजिए, सरकारें कुछ करें, कानून बदलें, क्योंकि देश की बेटियां कब तक बलि चढ़ेंगी। तब जाके पता चला कि अब कुछ बहुत बड़ा हो चुका है देश में, क्योंकि अब सिर्फ ये गैंगरेप नहीं था, ये हैवानियत नहीं थी, इसने सदनों को हिला कर रख दिया था। संसद में एक बहुत बड़ी आवाज बुलंद की गई थी। तो आपको बता दें कि जब ये सब हुआ तो नैतिक ऐसा कुछ माहौल बना कि जन आक्रोश, जन सैलाब देखने को मिला। लोगों ने कैंडल मार्च किया, तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स, तमाम काम करने वालों, अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैंने कवरेज की है कि किस तरीके से लोग उठते थे, जन सैलाब टूटता था, रूट डाइवर्ट्स कर दिए गए थे, लोग 3-3 किलोमीटर पैदल चलकर बसों में और ट्रेन में लटक लटक कर, मेट्रो में लटक कर पहुंचे थे इंडिया गेट पे। और पूरा जो इंडिया गेट का वो इनर सर्कल है वो सारा का सारा जाम था, क्योंकि इतना भारी मौजूदगी थी लोगों की, इतना भारी जन सैलाब था, हाथों में कैंडल्स थे, आंखों में आंसू थे, और सवाल यही था कि बंद करो अत्याचार, कब तक हो देश की बेटियां बनेंगी इन अत्याचारों का शिकार। नो से नो टू रेप, से नो टू दरिंदगी, ये तमाम चीजें थी। अब भी याद करते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो संसद से लेकर सदन तक एक ऐसा जन आक्रोश था, एक ऐसा माहौल था जिसे वाकई आज भी याद करते हैं तो दिल अंदर तक कांप उठता है, रूह कांप जाती है। संसद तक पहुंचा, सदन तक पहुंचा, सांसदों ने आवाज उठाई, संसद के हर एक खंबे तक वो आवाज पहुंची। निर्भया वो चीखती रही, रोती रही, बस में मुझे छोड़ दो, जाने दो। उसके साथ एक उसका दोस्त भी मौजूद था। बावजूद इसके कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ बदलना बाकी है। हर रोज अखबारों में, हर रोज टीवी और हर रोज वेबसाइट पर हम अक्सर देखा करते हैं, हर रोज वो मुद्दे होते हैं, कहीं रेप तो कहीं गैंग रेप। हर रोज महिलाएं बलि का बकरा बनती जा रही हैं। बावजूद इसके गौरव, आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि वो चीजें कितनी बदली निर्भया के बाद और कितनी बदलनी बाकी है, क्योंकि उनके मुजरिमों को तो फांसी की सजा हो चुकी है, मुजरिमों को फांसी की सजा दे दी गई, बावजूद इसके अब भी कुछ मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं। आपको बता दें नैतिक, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि निर्भया जिंदा थी, बाहर भीड़ चाहती थी कि उसे इंसाफ मिले, एक दिन ऐसा हो कि निर्भया ठीक होए, हम सबके बीच में आ जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। अफसोस कि निर्भया के लिए को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, यहां तक कि उसे एक एयर एम्बुलेंस से लंदन भेजा गया, सिंगापुर भेजा गया, माफ कीजिएगा, और वहां भी उसका ट्रीटमेंट चला। जो बाहर के इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन निर्भया को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी, घाव इतने ज्यादा थे कि पूरा उसका इंटेस्टाइन तक डैमेज हो चुका था। अब जरा सोचिए कि किस हैवानियत के साथ ये हुआ था, हम शब्दों में नहीं कह सकते और कहना चाहते भी नहीं है, उस बात को हम याद नहीं करना चाहते कि क्या कुछ हुआ। खैर, बात जब आती है कि निर्भया को कितना इंसाफ मिला, जाहिर सी बात है निर्भया को इंसाफ मिला है, लेकिन इंसाफ के लिए बहुत सारी चीजें बदल दी गई। जैसे कि नैतिक, सबसे पहले जब ये मामला पहुंचा सदन में, इसकी बहुत बड़ी मांग उठी कि आप कानून बदलिए, तो बहुत सारी चीजें नहीं आई। कि जो क्रिमिनल लॉ था उसमें अमेंडमेंट किए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। इससे पहले क्या था कि किसी बच्चे के साथ गैंगरेप होता था तो उसे 20 साल तक सुनवाई चल रही है, उधर उसकी शादी हो गई, उसकी एक फैमिली सेटल हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो मां बन गई, उसके बावजूद वो उस चीज से गुजरती थी कि अब उसे कोर्ट जाना है, अब अपनी गवाही होगी। बात ये होती थी कि वो जो माहौल होता था वो समझने की और जागरूकता जो थी लोगों के अंदर वो ठंडा पड़ चुकी थी, लेकिन निर्भया के बाद वो जागरूकता हर देश के हर उस नागरिक में, हर उस महिला के अंदर वो जागरूकता आ गई उस निर्भया की। तो जो जन सैलाब था नैतिक, वो जन सैलाब से क्या मिला? जन सैलाब से ये मिला कि सरकारें जगी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मैं आप कहना चाहूंगा, और जाहिर सी बात है मैं ये नहीं बुराई करूंगा कि उसने कुछ स्टेप्स नहीं उठाए, स्टेप्स उठाए गए, सरकारों ने बैठकें की, बैठक के बाद सदन में ये प्रस्ताव रखे गए कि जो 181, 182 ये जो लॉ है खासतौर से रेपिस्ट के लिए क्रिमिनल लॉज हैं, इनमें बड़े अमेंडमेंट्स किए गए, इनमें बदलाव किए गए। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है कि आपके साथ आज कोई अत्याचार हुआ, आप उसे प्रायोरिटी पे लीजिए, आप फटाफट तारीखें लगाइए और फटाफट उस मामले की जांच कीजिए, चाहे आप एसआईटी बिठाइए, कुछ भी बिठाइए, लेकिन फटाफट डिसीजन दीजिए। मतलब जो डिसीजन लेने में आपको 20 साल लगने वाले हैं वो 2 या 4 साल में आए। निर्भया के साथ ऐसा ही तो हुआ। निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पे जाने में 7 साल 3 महीने 3 दिन लगे। लेकिन नैतिक, क्योंकि हमारा कानून की व्यवस्था ऐसी है, कानून हर मुजरिम को ये कहता है कि अगर उसके मन में कोई बात है, अगर आप मुजरिम साबित भी हो गए हो तो भी आप लड़ो, आप, क्योंकि लड़ाई आपका अधिकार है, कानून हम सबके लिए है। 7 साल जरूर लगे, क्योंकि एक टिप्पणी है कोर्ट की। कोर्ट हमेशा यह मानता है कि बेशक खूंखार से खूंखार दोषी बच जाए, लेकिन कोई बेगुनाह सजा पे ना जा पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।
और यही तो हमारी डेमोक्रेसी है जी। कि अगर आप अपराधी भी हैं तो भी आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो 7 साल इसलिए लगे क्योंकि ये मामला सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जब फांसी की सजा मिल गई उसके बाद ही राष्ट्रपति के पास चला गया, विचाराधीन हो गया। राष्ट्रपति से कई महीने बाद उससे मिला कि नहीं, राष्ट्रपति के पास भी जितने मुजरिमों थे वो कई बार इस सिलसिले को दोहराते गए, जिससे उनको और समय मिलता गया, उन्हें समय मिलता गया। लेकिन कहते हैं कि गुनहगार अपने असल अंजाम पर हमेशा पहुंचता है, पहुंचे भी। खैर, हम बात कर रहे थे क्या कुछ बदला और क्या कुछ बदलना बाकी रह गया। तो सबसे पहले पॉक्सो एक्ट का गठन हुआ। पॉक्सो क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी नाबालिग के साथ अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको सख्त सजा मिलेगी। आपको एक नॉर्मल रेपिस्ट नहीं देखा जाएगा, आपको एक नॉर्मल क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा जाएगा। आप एक संगीन अपराध करते हैं और आपको एक संगीन और गंभीर कैदी के तरीके से देखा जाएगा, दोषी के नजरिए से देखा जाएगा। दूसरी चीज क्या हुई कि ये जुवेनाइल था, इस केस को अंजाम दिया था 6 लोगों ने। 6 लोग दोषी थे, जिनमें से राम सिंह को पहले ही जेल में मार डाला गया था, कैदियों ने उन पर हमला कर दिया था क्योंकि जेल के अंदर तक भी आक्रोश था। ठीक है, एक बचता है 6ठा आरोपी, इन 4 के अलावा जो फांसी हुई थी जिन्हें, अक्षय और इन सबको, विनय वगैरह को। तो एक जो बंदा था वो था जिसकी उम्र 17 साल कुछ महीने थी, कुछ महीने बाद वो 18 साल का होने वाला था, लेकिन उसने इस गंभीर अपराध को अंजाम दिया। उसके बाद आवाज उठी कि आप उसे अब क्यों जुवेनाइल की कैटेगरी में देखते हैं? तो बिल्कुल सही बात थी। उसके बाद एक कानून बनता है हमारे देश में कि अगर जुवेनाइल है और वो 16 साल का भी है, अगर वो गंभीर अपराध को अंजाम देता है तो वो संगीन उन अपराधियों में शामिल होगा। बिल्कुल, बेशक वो 2 साल कम है उसकी एज, लेकिन अगर वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कुछ करता है तो उसे उसी श्रेणी में गिना जाए, उसे फिर आप बच्चा और नाबालिग समझ के ना छोड़ें। देखिए गौरव, बदलने के लिए तो बदल गए, लेकिन बावजूद इसके हर रोज कहीं ना कहीं इन खबरों का आना लगा होता है। हर रोज हम लगा होता है क्योंकि नैतिक, अगर हम NCERB के आंकड़ों पर जाएं तो आंकड़े हमें बताते हैं कि देश में हर 20 से 25 मिनट में एक महिला या एक बच्ची शिकार होती है बलात्कार जैसे संगीन आरोप का। तो बिल्कुल मानसिकता बदलने की जरूरत है। नैतिक, मैं ये बात मानता हूं कि हम कितना भी सोशल वर्क कर लें, हम कितना भी बड़े बड़े कानून बना लें, जब तक हमारी खुद की सोच अच्छी नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फांसी देना एक सॉल्यूशन नहीं था कि निर्भया को इंसाफ मिल गया। ये फांसी उस हर आदमी के लिए एक सबक था जो ऐसा करने का सोचता है, जो बसों में चढ़ते हैं ईव टीजिंग करते हैं, जो किसी को गलत तरीके से टच करते हैं। यहां भी मैं आपको बता दूं, एक कानून ये भी बनाया गया कि पहले क्या होता था कि अगर आपने सेक्सुअल पेनिट्रेशन कर लिया तो ये आप सेक्सुअल उसमें गिने जाएंगे कि आप सेक्सुअल एक एक्यूज हैं। लेकिन अब किसी को गलत तरीके से आपने टच भी कर दिया ना, आपने किसी को बहुत लंबे टाइम तक घूर के देख लिया, आप तो भी आप उतने ही आरोपी हैं, तो भी आप उतने ही बड़े दोषी हैं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव आया कानून में। तो 4 दोषियों को मारकर ये नहीं हुआ कि आपने दरिंदों को मार दिया, आपने हैवानों को मार दिया, आप देश में रेप नहीं होंगे या देश। ये एक सबक था कि ये अंजाम होता है। और डेफिनेटली मैं कहता हूं कि सरकार ने, कोर्ट ने बहुत बड़ी मिसाल पेश की है इन 4 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाकर। बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, आप देखिए, हमारे इंडियन मीडिया ने भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है कि किस तरीके से एक रेप के बदले 6 लोगों को उनकी सजा तक पहुंचाया गया। तो ये एक सबक है। अगली बार अगर किसी के मन में आता है कि वो कुछ गलत करने जाता है तो उन्हें वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देख लेनी चाहिए, वो आखिरी रात याद कर लेनी चाहिए जो इन 4 पर गुजरी थी जब ये फांसी के फंदे पर झूलने वाले थे। वो फांसी के पहले के 24 घंटे जरूर देखें, जरूर देखना चाहिए आपको। ठीक, फांसी के फंदे के जब ऑर्डर आ चुका था फांसी का और ये था कि सुबह 6 बजे या 5:30 बजे फांसी लगने वाली है, तो इन 4 का क्या हाल था। उस वक्त सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ बचा नहीं था इनके पास। आंसू थे, एक ग्लानि थी, एक पश्चाताप था, और बार बार इस बात की गिल्टी फील कर रहे थे कि आखिर ऐसा किया तो क्यों किया। यहां जब बात होती है 16 दिसंबर की और निर्भया की, तो मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि आज भी हम सैल्यूट करते हैं निर्भया को, जिसने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की बाजी लगाकर एक मिसाल कायम की, देश की बेटियों को लड़ना सिखाया। मैं सैल्यूट करता हूं उस मां को जो आखिरी दम तक लड़ी लेकिन दरिंदों को उनके असल अंजाम तक पहुंचाया। मैं सैल्यूट करता हूं सरकारों को जिन्होंने बड़े बदलाव किए और जिन्होंने उनके साथ गलत किया था निर्भया के साथ, उन्हें उनके असल अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही। हम सैल्यूट करते हैं देश के उस हर नागरिक को जो इस फाइट में खड़ा हुआ था,
जो निर्भया को न्याय दिलाने के लिए हाथों में मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट तक पहुंचा था। मैं उस जनता को देश की सैल्यूट करता हूं, मैं आप व्यूवर्स को सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने, जो निर्भया के लिए बहुत सजग थे, जो निर्भया के लिए दुआएं मांग रहे थे, और निर्भया के चले जाने के बाद आप उसकी मां को हिम्मत दे रहे थे, आप उसकी मां के पक्ष में खड़े होकर उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। आपकी सपोर्ट के बाद ही तो उसकी मां ने इतनी बड़ी जीत हासिल की कि अपनी बेटी के गुनहगारों को फांसी दिलाने में कामयाब साबित हुई। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? निर्भया को अपने शब्दों में किस तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में आके एक कमेंट जरूर कीजिए निर्भया के लिए। तमाम एफसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज नेशनल के साथ, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।